हेलो कैंडिडेट्स, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे लक्ष्य आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। जब आप बेहतर हैं तो पर्यावरण को भी बेहतर रखें। अगर पर्यावरण बेहतर रहेगा तो पर्यावरण के वन्य जीव भी बेहतर रहेंगे। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं जो बोला हूं वो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। देखिए, अगर हमारा इन्वायरमेंट सही है, हमारा इकोसिस्टम सही है तो हम सही हैं, उसमें रहने वाले जीव सही हैं, तब भी हम सही हैं। अगर ये सही चल रहा है तो मानव जीवन संभव है, अच्छे से चलेगा। अगर ये संभव जो हमारा जैव विविधता है अच्छे से नहीं चल रही है या फिर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है या फिर उसमें गड़बड़ी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो भी दिक्कतें हैं। जैव विविधता के लिए जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीसीज या टॉप लेवल प्रेडिएटर, उनका रहना बहुत जरूरी होता है। तो उन्हीं में से अगर हम बात करते हैं तो एक सरीसृप प्राणी होता है मगरमच्छ। उसका संरक्षण जो भारत ने सोचा था आज से 50 साल पहले, उसको 50 वर्षों के अंदर पूरा करके दिखाया, उसमें उन्नति करके दिखाई। ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है मगरमच्छ संरक्षण से संबंध में। जो मगरमच्छ के संरक्षण से 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमारे भारत में किस तरह के मगरमच्छ हैं, उनका संरक्षण किस तरह से हुआ, कहां पर हुआ और किस किस प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं, जिनका अपना अपना रोल है इकोसिस्टम में, वाटर में भी, लैंड में भी, मगरमच्छों में क्या खासियत होती है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग आज एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं। देखिए, कई प्रकार के वन्य जीवों को जैसे कि हाथी हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, मगरमच्छ हो गए, राइनो हो गया, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं, इनके संरक्षण के लिए समय समय पर सरकारें कोई ना कोई संरक्षण कार्यक्रम चलाती हैं। वही संरक्षण कार्यक्रम एक सीमित समय के लिए बनाए जाते हैं और उसके बाद उन पर रिपोर्ट आती है कि क्या वाकई संरक्षण में जो पैसा लगाया गया, जो सरकार ने काम किया, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। उसी के चलते एक संरक्षण बनाया गया था 1975 में। वो संरक्षण जो था वो मगरमच्छ से संरक्षण से संबंध में था, यानी मगरमच्छों के संरक्षण से संबंध में था कि मगरमच्छों को भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मगरमच्छों को किस तरह से संरक्षित किया जाए, ताकि इनको संरक्षित करने से वाटर और लैंड दोनों का जो इकोसिस्टम है और उसके साथ साथ डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। तो उसी को आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपको दिख रहा है, हम लोगों ने मगरमच्छ के संरक्षण का जो 50वां सालगिरह है वो अभी हाल में ही मनाया, जो 17 जून 2025 को मनाया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 50 वर्ष इस संरक्षण के, मगरमच्छ संरक्षण के पूरे हो चुके हैं और देश भर में कई प्रकार के मगरमच्छ संरक्षण की प्रजातियां हैं, उनको हम लोगों ने संरक्षित किया है, आगे बढ़ाया है। वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। धीमे धीमे करके हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो अगर हम देखते हैं इस संरक्षण के बारे में, इस परियोजना के बारे में, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के बारे में, तो ये शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1975 को शुरू हुई थी। देखिए, जब से रामसर कन्वेंशन हुआ उसके बाद से भारत में कई प्रकार की परियोजनाएं शुरू हुई और कई प्रकार के वन्य जीव के लिए या वनों के लिए कई प्रकार के सरकार ने कदम उठाए। उन्हीं में से एक कदम था मगरमच्छों का संरक्षण, जो 1 अप्रैल 1975 को शुरू हुआ था। पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा और ये चीज याद भी रखिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि ये 50वीं वर्षगांठ है इसलिए। दूसरा, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो एक थे HR बुस्टर्ड, एक HR बुस्टर्ड थे जो इकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि किस तरह से भारत में मगरमच्छों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में कई प्रकार के विभिन्न विभिन्न मुख्य रूप से 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं, अलग अलग पानी में पाए जाते हैं और उनका संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है भारत में, वो सारी चीजें बताई थी। उन्होंने ही बताया था कि कौन कौन से राज्यों में हम मगरमच्छों का संरक्षण कर सकते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो मगरमच्छों का मुख्य उद्देश्य मगरमच्छों का नहीं बल्कि उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना। देखो,
होता क्या है, अगर आप मानवों की रक्षा कर रहे हो तो मानवों की प्राकृतिक आवास हो, यानी घरों आदि की रक्षा करोगे, मानवों की रक्षा हो जाएगी, मानव अपने आप वहां पर रहेंगे। उसी तरह जीव जंतुओं की जो उनके प्राकृतिक आवास होते हैं, अगर उनकी हम रक्षा कर लेते हैं तो उनकी भी रक्षा हो रही है, यानी आवासों की रक्षा करने का मतलब जीव जंतुओं की भी रक्षा हो रही है। तो इनका मतलब था उद्देश्य पहले, सबसे पहले इनके प्राकृतिक आवास, नेचुरल हैबिटेट को आप संरक्षित करें, और इसके साथ साथ इनकी जो कैप्टिव ब्रीडिंग है उस पर ध्यान दें। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब होता है नियंत्रण प्रजनन। प्रजनन का माध्यम होता है कि एक मादा मगरमच्छ कितने ज्यादा बच्चे दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। इनका टाइम पीरियड क्या होता है, क्या उतने में हो रहे हैं बच्चे, वहां पर बढ़ रहे हैं या प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, जो छोटे बच्चे हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये उनको उनकी वृद्धि कैसे करनी है, ये सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया था। तो दो उद्देश्य, पहला इनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना और दूसरा उद्देश्य क्या था, कैप्टिव ब्रीडिंग पर फोकस करना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस परियोजना की जब शुरुआत हुई तो इस तरह की जो परियोजनाएं होती हैं, इनकी शुरुआत होते ही ढेर सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ढेर सारा फंड भी देते हैं सरकारों को। हर एक देश में ये चलता है। तो भारत में भी जब मगरमच्छ संरक्षण की बात आई तो मगरमच्छ संरक्षण के लिए यूएनडीपी ने क्या किया, इसके लिए फंड भी दिया, इस पर सहयोग भी किया कि किस तरह से कर सकते हो, आप संरक्षित कर सकते हो, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या होते हैं, उसके बारे में बताया। और एफएओ ने भी इसके बारे में बताया। तो यूएनडीपी और एफएओ दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने क्या किया, भारत में मगरमच्छ संरक्षण से संबंध में पार्टिसिपेशन किया और इसके लिए फंड भी रेज किया। उसके अलावा भी जो चीजें थी उनकी भी यहाँ पर व्यवस्था की, जिससे क्या हो गया, सरकार को मगरमच्छ संरक्षण के लिए फायदे मिले और सरकार इस पर लगातार कार्य भी करती रही। अगर इसके बारे में देखते हैं, संरक्षण में सफलता की बात करते हैं तो 50 वर्षों में सफलता के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सफलता देखिए हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से मगरमच्छों को संरक्षण किया गया है। लेकिन अगर हम देखते हैं उड़ीसा को, मुख्य रूप से उड़ीसा को अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा उड़ीसा एक राज्य ऐसा है जहां पर मगरमच्छों के संरक्षण से लेकर के सरकार भी थोड़ा सा वहां पर जागरूक रही, वहां के लोग भी जागरूक रहे और वहां के इकोसिस्टम को उन्होंने इस तरह से बना रखा ताकि मगरमच्छ वहां पर आसानी से रह सके। तो अगर हम देखते हैं तो भारत में केवल एक ही ऐसा राज्य है जहां पर तीन अलग अलग, जो भारत में पाए जाने वाले तीन मगरमच्छों की प्रणाली होती है, मगरमच्छ पाए जाते हैं तीन अलग अलग, वो तीनों वहां पर पाए जाते थे, आप समझिए, और तीनों की वहां पर वृद्धि हुई। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के मगरमच्छों को बढ़ाया गया, लेकिन वहां एक ऐसा राज्य है, वह एक ऐसा राज्य है जहां पर तीनों प्रकार के मगरमच्छ पाए गए, ये देखिए, और उन पर लगातार सरकार ने फोकस भी किया। पहला अगर बात करते हैं टिकरपाड़ा यानी सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य में आप देखिएगा कि वहां पर घड़ियालों के लिए वहां पर नेचुरल हैबिटेट बनाया गया है। घड़ियाल कहां पर रहेंगे, घड़ियाल रहेंगे सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य में, जो टिकरपाड़ा उड़ीसा में है। दूसरा अगर देखते हैं दंगमाल कहां पर है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर खारे पानी के सॉल्ट वाटर जो मगरमच्छ है उसके बारे में बात करेंगे अभी, वो उसको यहाँ पर संरक्षित किया गया। तो दो आपको पता चल गया। पहले अगर हम बात करते हैं सतकोसिया में घड़ियाल की, दूसरा बात करते हैं भितरकनिका में खारे पानी की, और तीसरा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर मगर यानी कि जो हम मुख्य रूप से जिस मगरमच्छ के बारे में जानते हैं जो मीठे पानी में रहता है, उस मगरमच्छ को यहाँ पर संरक्षित किया गया। तो तीन, पहला घड़ियाल, दूसरा खारे पानी का और तीसरा मगरमच्छ। तो भारत में तीन प्रकार की प्रजातियां हैं, पहला घड़ियाल हो गया, दूसरा खारा पानी और तीसरा मगरमच्छ हो गया। जो वास्तविक मगरमच्छ है वो मीठे पानी को बोला जाता है, उसको मगर बोला जाता है। खारे पानी वाले को बोला जाता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, या खारे पानी वाला मगरमच्छ बोला जाता है। तो तीन है ऐसा स्टेट जहां पर तीनों प्रकार की मगरमच्छों को यहाँ पर संरक्षित किया गया और उनको बढ़ावा दिया गया। अगर इसके बारे में देखते हैं हम तो अलग अलग अगर हम देखते हैं कि अलग अलग इनकी क्या क्या खासियत है, तो पहला अगर हम देखते हैं तो खारे पानी का मगरमच्छ देखते हैं। वर्तमान समय में देखा जाए 2025 में तो लगभग 2025 ने 2500 अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं को यहाँ पर या खारे पानी के मगरमच्छों को यहाँ पर संरक्षित किया गया, यानी बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कहां पर इनको किया गया, तो पहला भितरकनिका है, उड़ीसा में है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। तीनों अगर देखते हैं तो तीनों में एक चीज आपको पता होगा, यहाँ का जो पानी है ये कैसा है, सॉल्ट वाटर है। बस आपको मैं यही बताना चाहता था कि इसमें नमक है।
ये मगरमच्छ केवल ऐसे ही पानी में पाया जाएगा जहां का पानी नमकीन होगा या फिर नमक होगा या फिर समुद्री पानी होगा। तो आप तीनों को देख सकते हो, भितरकनिका में भी, सुंदरबन के डेल्टा में भी और अंडमान निकोबार में भी, तीनों में है। अगर हम देखते हैं तो भितरकनिका जो है खारे पानी के मगरमच्छों को सबसे बड़ा रीजन है, जहां पर सबसे ज्यादा खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, या फिर खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा नेचुरल हैबिटेट है। खारे पानी के मगरमच्छों की अगर खासियत देखते हो तो इनका जबड़ा जो होता है उसका साइज अलग होता है, और अगर यही इसी तरह का आपका साधारण पानी का ये मगर दिखाई पड़ता है, लेकिन मगर का जो ये आगे के पंजे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा नॉर्मल मगर के बारे में, ये साधारण जो मगर होता है उसके बारे में बात करते हैं। मगर या मगरमच्छ इसको बोलते हैं। अगर हम देखते हैं तो इसको मगर भी बोला जाता है। अगर इसकी अभी आबादी देखें तो लगभग कितनी है, 8,000 से 10,000 तक पहुंच चुकी है। यहाँ व्यक्तियों मत देखिएगा, ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पर मगर की बात हो रही है। तो 8,000 से 10,000 इनकी आबादी पहुंच चुकी है अभी तक। इसके बारे में अगर देखते हैं हम तो ये गंगा नदी में पाए जाते हैं। गंगा नदी यानी कि ये कैसी हो गया, फ्रेश वाटर के रूप में जानी जाती है, और इसका जो सबसे बड़ा नेचुरल हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर के लिए गंगा नदी है। सबसे ज्यादा अगर पाए जाते हैं तो गंगा नदी में ही पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात फ्रेश वाटर है, और दूसरा वहां पर इनके भोजन के लिए भी पर्याप्त सुविधाएं होती हैं, यानी जीव जंतु होते हैं इनके खाने के लिए, भोजन के लिए, तो ये आसानी से यहाँ पर एडॉप्ट कर लेते हैं। तीसरा, इसकी अगर फोटो देखते हैं ये है, अगर आप इनकी देखिए आगे के पंजे देखिए, ये बहुत मजबूत होते हैं, अपने आप में बहुत विकराल होता है और बहुत मजबूत होता है। आप इनके दांत को भी देख सकते हैं, इनका आकार, इसका जो जबड़ा होता है और जो खारे पानी का मगरमच्छ का जबड़ा होता है, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा विभिन्न होता है। अब अगर हम देखते हैं घड़ियालों के बारे में, तो भारत में घड़ियालों को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है। भारत में घड़ियालों को सबसे ज्यादा प्रमोट करने का रीजन ये है क्योंकि कई प्रकार के घड़ियाल यहाँ पर, घड़ियालों की जो अलग अलग डाइवर्सिटी होती है वो भारत में पाए जाते हैं। जिसमें अगर हम पहले देखते हैं तो यहाँ पर लगभग प्रतिवर्ष 400 से अधिक घड़ियाल घोंसलों में दर्ज किए जाते हैं, यानी अलग अलग जगह पर 400 से भी अधिक घड़ियाल अपने बच्चों को जन्म देते हैं, या फिर वहां पर वृद्धि होती है, या फिर उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जिसमें पहला देखते हैं राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य चंबल नदी में ये घड़ियाल पाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मिलती हुई है, और ये राजस्थान तक फैली हुई है। उसके बाद लखनऊ के पास ही करतनिया घाट पड़ता है। करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य में अगर देखते हैं उत्तर प्रदेश में तो भी पाए जाते हैं। बिहार में गंडक नदी है, वहां पर भी पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर आपने सुना होगा, वहां भी पाए जाते हैं। सोन नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। तो आप देख रहे हैं, अगर हम देखें तो 2 उत्तर प्रदेश में है, एक मध्य प्रदेश में, एक बिहार में, उत्तराखंड, और एक और 2 मध्य प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तराखंड में है अलग अलग। पहला राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, करतनिया घाट है, गंडक नदी में है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं, और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य आप बहुत जगह पाए जाते हैं। अगर इनको देखें तो पूरे विश्व में लगभग 80% जो घड़ियाली जंगली घड़ियालों की आबादी है वो केवल और केवल कहां पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। इसलिए घड़ियाल भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सरकार भी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी घड़ियाल को लेकर के भी हाल में ही परियोजना लाई थी, और लगातार इस पर प्रयत्न कर रही है कि इनको बढ़ाया जाए। आप घड़ियाल को देखते हो तो इनकी चोंच होती है, एक लंबी सी चोंच होती है, और ये क्या होती है, यही इनकी खासियत होती है। हालांकि ये बड़े जीव जंतुओं को नहीं आसानी से खा पाते हैं, छोटे छोटे मछलियों को खा लेते हैं। ये छोटे जीव जंतु अगर इनको मिल जाते हैं तो ये आसानी से खा जाते हैं, क्योंकि उनका जो जबड़ा होता है वो लंबा होता है, चोंच की तरह होता है, लेकिन इतना मजबूत नहीं होता कि बड़े जीवों को आसानी से ये समा जाए या फिर खा जाए। ठीक है, तो ये घड़ियालों की फोटो है, आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे हैं, ये घड़ियाल है, किसी बड़े मगरमच्छ के ऊपर बैठे हुए हैं। इनकी आप चोंच देख रहे होंगे, ये चोंच इस तरह की निकली होती है, सभी में आप देख रहे होंगे। तो ये घड़ियालों की फोटो है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कुछ पॉइंट तो घड़ियालों के बारे में, अगर वर्तमान में अगर देखे जाए तो अभी संरक्षण के लिए क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है, उनमें से अगर हम पहला देखते हैं तो नया घड़ियाल संरक्षण परियोजना 2025 के तहत लगातार सरकार 2025 में इस योजना के तहत गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों में और उड़ीसा में महानदी में लगातार घड़ियालों को लेकर के संरक्षण के प्रोग्राम बना रही है या फिर काम कर रही है। फिर से घड़ियाल संरक्षण के बारे में बात करें तो कौन कौन सी नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और महानदी, जो कहां पर है, महानदी आपको पता है उड़ीसा में, इसके बारे में संरक्षण प्रोग्राम बना रही। उसके बाद देखते हैं दूसरा मद्रास क्रोकोडाइल बैंक। मद्रास में क्रोकोडाइल बैंक है। क्रोकोडाइल बैंक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर भारत में जितने विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ मुख्य रूप से 3 पाए जाते हैं, तीनों में अलग अलग इनकी भी कुछ कुछ वैरायटी होती है। इन सभी को वहां पर क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, और संरक्षित करने के साथ साथ इनको आगे बढ़ाया जाता है, और इनके जो बच्चे होते हैं
उनको बच्चे, उनके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इनके प्राकृतिक आवासों में छोड़ा जाता है। जब बैंक के बारे में बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, प्राकृतिक आवास और कृत्रिम आवास में यही अंतर होता है। जब भी हम कहेंगे बैंक, तो बैंक जो होता है, एक आपने सुना होगा एक्स सेतु कंजर्वेशन, एक होता है इन सेतु कंजर्वेशन। तो जहां पर हम नेचुरल आवासों में लोगों को, जीव जंतुओं को संरक्षित करते हैं, वो अलग हो जाता है इन सेतु। और दूसरा जहां पर हम, जैसे कि हो गया चिड़ियाघर हो गया, बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया, ये कंजर्वेशन होता है ह्यूमंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमंस होते हैं, प्राकृतिक आवास नहीं होता है। यहाँ पर ह्यूमंस लगातार इन पर हस्तक्षेप करते रहते हैं। तो ये कंजर्वेशन का दूसरा टाइप होता है, एक्स सेतु और इन सेतु। आप इकोलॉजी में पढ़े होंगे। खैर, ये आप घड़ियालों को देख चुके हो, और घड़ियालों से संबंधित, बैंक से संबंधित दो परियोजना पढ़ी। पहला नया घड़ियाल संरक्षण परियोजना 2025 और दूसरा मद्रास क्रोकोडाइल बैंक के बारे में पढ़ा। अगर इनके बारे में देखते हैं तो करंट से यहां से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। क्यों? आप देखिए, आपको मैं बता देता हूं। पहली बात तो इनका सामान्य नाम क्या होता है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में इनकी स्थिति क्या होती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनकी स्थिति क्या होती है, यूएन साइट में स्थिति क्या होती है, और वितरण तो हम लोगों ने पढ़ी लिखा है। तो पहला अगर हम देखते हैं खारे पानी का घड़ियाल, तो आईयूसीएन, देखो यहाँ पर लिखा है आईयूसीएन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और यूएन साइट्स में। तो आईयूसीएन में राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ है, ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और संघ। और डब्ल्यूपीए क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है भारत में, आप जानते हैं। यूएन साइट्स क्या है, लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है, कि इनका गलत तरीके से साइटिंग तो नहीं हो रही है, ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही है। पहले अगर बात करते हैं खारे पानी के मगरमच्छ, तो खारे पानी का मगरमच्छ साधारण नाम है खारे पानी का मगरमच्छ या सॉल्ट वाटर। आईयूसीएन रेड लिस्ट में ये अभी न्यूनतम चिंता की स्थिति में है। जो आईयूसीएन रेड लिस्ट आप देखोगे 9 प्रकार के होते हैं, एक्सटिंक्ट से शुरू होते हैं, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, फिर लीस्ट कंसर्न वगैरह इस तरह से चले आते हैं, 9 होते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में है, यूएन साइट्स की 4 अनुसूची है, उनकी परिशिष्ट 1 में है। और अगर वितरण देखते हैं तो आपको अभी पढ़ रखे हैं, उड़ीसा में पाए जाते हैं, उड़ीसा, भितरकनिका, सुंदरबन में भी पाया जाता है, अंडमान और निकोबार में भी पाया जाता है। जो देसी मगरमच्छ है, जिसे मगर बोलते हैं, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो ये देखो, दलदली मगरमच्छ और चौड़ा थूथन, यानी कि जो जबड़ा होता है इसका थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा मजबूत होता है। इसकी आईयूसीएन रेड लिस्ट में कैसी संवेदनशील स्थिति है, थोड़ी सी मतलब इसके बारे में सोचने वाली स्थिति है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 1 में भी रखा गया है, इसे परिशिष्ट 1 में रखा गया है। गंगा नदी इसका मुख्य नेशनल हैबिटेट है। घड़ियालों के बारे में बात करते हैं तो मछली खाने वाला मगरमच्छ, भारतीय गंभीर रूप से घड़ियाल, लंबी नाक संकटाग्रस्त मगरमच्छ है। अगर हम देखते हैं, माफ करिएगा, ये अलग है, मछली खाने वाला मगरमच्छ भारतीय घड़ियाल है, जो लंबी नाक वाला मगरमच्छ होता है। अगर इसके बारे में देखते हैं तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये आईयूसीएन रेड लिस्ट की जो तीसरे नंबर पे होती है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इसके बारे में कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वाइल्ड और एक्सटिंक्ट में, ये 4 में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्तमान में अभी इनकी आईयूसीएन लिस्ट में क्या स्थिति है। डब्ल्यूबीए में अनुसूची 1 में है, साइट्स में परिशिष्ट 1 में है, और कई प्रकार की नदियों में ये पाए जाते हैं, अलग अलग नदियों में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर संरक्षित किए जाते हैं। अगर हम देखते हैं वैश्विक लेवल पर, या कुछ और भी डेटा देखते हैं मगरमच्छों के बारे में, तो वैश्विक लेवल पर देखते हैं तो हम 13 विभिन्न प्रकार के मगरमच्छियों की प्रजातियां हैं। भारत में कितनी है? 3 प्रकार की हैं। वैश्विक लेवल पर 13 प्रकार की मगरमच्छियां, जिसमें अगर हम देखते हैं तो भारत में देसी प्रजाति जो पाई जाती है, 3 देसी प्रजाति पाई जाती है। खारे पानी की होती है, जो मगर होता है, मगरमच्छ होता है, और तीसरा घड़ियाल होता है। इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो ये सबसे बड़ा सरीसृप होता है। सरीसृप जानते हो, जो जल में भी होता है, सरीसृप का मतलब जो रेंगता है, मुख्य रूप से रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं। और ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब जैसे ठंड आती है तो अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये गायब हो जाते हैं छिपकली टाइप में, तो ये अपनी जगह से हट जाते हैं। ये निशाचर होता है। निशाचर का मतलब होता है जो दिन और रात दोनों में सक्रिय रहता है। कुछ एनिमल होते हैं जो रात में हंटिंग नहीं करते हैं, ये रात में भी हंटिंग करेगा, दिन में भी हंटिंग करेगा, अपने आप में खतरनाक जीव कहलाता है। इसके बाद इसमें एक देखते हैं पाइक्लोथर्मिक, इसकी प्रॉपर्टी होती है। पाइक्लोथर्मिक क्या होता है इसके बारे में बता देते हैं। एक ऐसा जीव जो होता है कोल्ड ब्लडेड है, लेकिन
बाहरी इन्वायरमेंट को, बाहरी टेम्परेचर को न ध्यान में रखते हुए अपने शरीर के टेम्परेचर को समय अनुसार मैनेज करता चला जाता है। तो ये उसी में से आता है कि ये एक ऐसा जीव है जो बाहरी इन्वायरमेंट अगर बदला भी है, ठंडक भी है, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को इस तरह से मेंटेन कर लेगा कि आसानी से रह सकता है। लेकिन फिर भी ये कोल्ड ब्लडेड ही जाना जाएगा। इसकी कुछ खास खासियत है, अगर हम सरीसृप में देखें तो कुछ इनमें कुछ खासियत अलग पाई जाती है। अपने बॉडी को क्या कर देता है, अपने शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित कर सकते हैं, और नियंत्रित एक लिमिटेड, यानी कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा ठंड हो रही तब ये बाहर निकल के आ जाएगा, नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्की ठंड में भी ये अपने आप को मैनेज कर लेंगे। जब ज्यादा ठंड होगी तो अपने आप गायब हो जाएंगे। जैसे ठंड आएगी तो ये इस तरह के जो रेप्टाइल्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं। इनकी यही खासियत होती है। तो ये जो इतने पॉइंट्स मैंने बताए, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। ढेर सारे जो आयुष्मान रेड लिस्ट को पहले आप ध्यान रखिएगा, 50वां वर्षगांठ है तो तीनों प्रकार के ध्यान रखिएगा कौन कौन से हमारे यहाँ मगरमच्छ पाए जाते हैं, उड़ीसा में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि उड़ीसा ने सबसे ज्यादा कंजर्वेशन किया है। उसके अलावा आप घड़ियाल कहाँ पर पाया जाता है, सॉल्ट वाटर कहाँ पर पाया जाता है, जो मगर होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, अभी कौन कौन से कार्यक्रम इसके लिए चलाए जा रहे हैं उनको भी आप ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे 13 जो होते हैं उनको ध्यान रखिएगा। ये सारे करंट अफेयर्स के आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें होता क्या है ना, कभी कभार लोग सोचते हैं कि इसमें करंट अफेयर पूछा गया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आयुष्मान रेड लिस्ट 50वां वर्षगांठ हुआ है तो भारत में 3 कहां से हैं, इन दिनों को पता करना है। विश्व के बारे में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में जैसे आरओआरओ की एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, आरओआरओ में उत्तर प्रदेश से लेकर के पूछ लिया जाएगा कि घड़ियालों के संरक्षण कहां कहां पर होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस टॉपिक को। क्यों? क्योंकि अभी हाल में ही इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं परियोजना के, इस वजह से, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों के जो बैचेस हैं उनमें से एक अभी हाल में ही एक हाइब्रिड बैच स्टार्ट हो रहा है। हाइब्रिड बैच आपको पता ही होता है कौन सा होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो लोग प्रैक्टिकली जो क्लास में बैठ करके फिजिकली पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोग नहीं आ सकते हैं लखनऊ हमारे मेन सेंटर पे, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बैठ करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो हमारे लक्ष्य के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, बैचेस में पार्टिसिपेट करिए, आपको वहां बेहतरीन नोट्स, टाइम से क्लासेस मिलेंगी, आपके डाउट सेशंस भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी होंगी, और ढेर सारी चीजें उसमें जो प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट की जाती हैं, आंसर राइटिंग लेकर के, एक्सपर्ट्स के व्यू क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो फिलहाल आज का करंट अफेयर यही था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर में, तब तक के लिए धन्यवाद।